मैं आप लोगों को इटली के एकीकरण में काउंट कैमिलो द काबूल की भूमिका बताऊंगी। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न आता है कि इटली के एकीकरण में काबूल की क्या भूमिका थी। ध्यान से देखिए, बहुत संक्षेप में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को यह समझाऊं। बस इसे ठीक से समझ लेंगे तो इसको बहुत अच्छा से आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ही सरल और संक्षेप में मैं आपको आज बताऊंगी काउंट कैमिलो द काबूल की भूमिका इटली के एकीकरण में। अभी मैंने आप लोगों को बताया गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी। हमने पिछले वीडियो में बताया मेजिनी की क्या भूमिका थी। ये सभी जो थे देशभक्त थे और अपने देश को एक कर वहां पर एक सही शासन व्यवस्था लागू करना चाहते थे। पिछले क्लास में जैसा कि मैंने बताया कि काउंट काबूल भी चाहता था कि देश में जो है एक अच्छी शासन व्यवस्था लागू हो, पूरा इटली एक हो जाए और सार्डिनिया पीडमोंट के अध्यक्षता में उसके संरक्षण में पूरा इटली एक हो। कहने का मतलब कि वह संवैधानिक राजतंत्र में विश्वास करता था। जिस तरह इंग्लैंड की शासन व्यवस्था है उसका वह समर्थक था। उसे द्वैत शासन प्रणाली बहुत पसंद थी और उसी के तर्ज पर वह इटली में भी शासन व्यवस्था लागू करना चाहता था। एक वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करना चाहता था। तो राजतंत्र, ध्यान देंगे, अब तक हमने गैरिबाल्डी को देखा या मेजिनी को देखा, वह गणतंत्र समर्थक थे, लेकिन ये राजतंत्र और वैधानिक राजतंत्र के समर्थक थे। क्योंकि सभी ने इटली को एक करने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन काबूल ने जिस बुद्धि से, जिस कूटनीतिज्ञता से उसने काम किया कि इटली के एकीकरण में अगर कहा जाए तो सबसे अहम भूमिका काबूल की मानी जाती है। उसने जो अपनी कूटनीतिज्ञता दिखाई, बिस्मार्क जैसी कूटनीतिज्ञता उसने दिखाई और इंग्लैंड का जो डिसरेली था उसके जैसा उन्होंने डिप्लोमेसी दिखाया और इस तरह से इटली का एकीकरण किया, जो एक बहुत बड़ी घटना थी। तो चलिए हम काबूल के बारे में जाने। काउंट काबूल का जन्म 1810 ईस्वी में सार्डिनिया में हुआ था। एक अच्छे परिवार में हुआ था। उन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की, मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद वो सेना में इंजीनियर बने। उसके बाद उन्होंने 1831 ईस्वी में रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और वो गांव चले गए। गांव में जाकर वह जमींदार की भूमिका, कृषि से संबंधित काम करने लगे और इस क्रम में उन्होंने बहुत संपत्ति भी बनाई। लेकिन इस क्रम में, इस दौरान वो अन्य यूरोपीय देशों के बारे में पूरी खबर रखते थे। वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में वो खबर रखते थे। उन्होंने बहुत सारे देशों का दौरा किया, इसलिए क्योंकि उनके मन में इटली के प्रति जो देशभक्ति का भाव था कि इटली से जो हमारे यहाँ जो विदेशी बैठ के हम पे शासन कर रहे उसे हटाया जाए और पहले तो इटली का एकीकरण किया जाए। और एकीकरण के लिए जो विदेशी हैं, खासकर ऑस्ट्रिया के जो शासक हैं या हैब्सबर्ग वंश के जो शासक हैं या बुर्बो वंश के भी शासक, कुछ क्षेत्र जो है बुर्बो वंश के भी अधीन था, इन्हें हटाना उनका मुख्य उद्देश्य था और इसके लिए वह दिल से लगे रहते थे। उन्होंने इस दौरान बहुत सारे काम किए। उन्होंने एक समिति का गठन किया जो कृषि और वाणिज्य से संबंधित था 1842 ईस्वी में।
1842 ईस्वी में उसने एक पत्र का भी प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को लिखा, जिससे लोगों को देशभक्ति और लोगों के मन में इटली को एक करने की जो है का भाव उन्होंने इस पत्र पत्रिकाओं से छोड़ा। इसके बाद उन्होंने एक संगठन की भी स्थापना की, जो कहा जाता था एसोसिएशन जोन अग्रेरिया, ऐसा करके उन्होंने एक संगठन भी स्थापित किया। इस तरह से वो अब धीरे धीरे अलग क्षेत्र में आने लगे, क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। जैसा कि मैंने बताया, वो इंग्लैंड के शासन व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे। उन्हें संसदीय व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती थी। एक बार उन्होंने कहा था कि अगर मैं इंग्लैंड में पैदा हुआ होता तो आज मैं कुछ होता, मेरी पहचान होती, मैं इस तरह से अज्ञात नहीं होता, नोन नहीं होता। तो यह बताता है कि वो महत्वाकांक्षी थे। और इसी बात पर हम क्या देखते हैं कि उन्होंने पीडमोंट में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी 1847 में वह चुने गए विधान परिषद के लिए। और इसके बाद वह कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री भी बने 2 साल बाद। और 1852 में जो सार्डिनिया के जो शासक थे विक्टर एमानुएल, उन्होंने इसे बुलाकर प्रधानमंत्री का पद दे दिया। क्यों? क्योंकि उनमें वो योग्यता देख रहे थे कि यह व्यक्ति बहुत ही योग्य है। इसका पर्सनालिटी भी बिल्कुल अलग था। नाटे कद का व्यक्ति था, बहुत कम बोलता था, लेकिन इसका दिमाग काबुल का बहुत चलता था। और दिमाग का चलना ही इसके बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ होने का प्रमाण था। इस तरह से हम देखते हैं कि काउंट काबुल राजनीति में प्रवेश कर चुके थे, और जो उनका सपना था कि सार्डिनिया के अंतर्गत पूरे इटली को एक किया जाए, वह उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने यह प्रकट किया कि जबरदस्ती किसी को अपने में नहीं मिलाना है कि चलो सार्डिनिया में मिल जाओ। हमें सार्डिनिया को एक आदर्श राज्य बनाना है, एक आदर्श प्रदेश बनाना है, जिसको देख करके अन्य प्रदेश या अन्य राज्य आकर्षित हों और उनके साथ मिलना चाहें। और ऐसा ही हुआ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सार्डिनिया को एक आदर्श राज्य बनाया, जो उसका राज्य था। उसके लिए उन्होंने कुछ नीतियां बनाई, जिसमें गृह नीति और विदेश नीति हम कह सकते हैं मुख्य था। गृह नीति के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, सार्डिनिया में शिक्षा के विकास के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए सबसे पहला कदम उठाया, क्योंकि उसे पता था कि शिक्षा कितनी आवश्यक है जीवन के लिए, जीवन की प्रगति के लिए। जगह जगह पर विद्यालय खोले गए, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई। और इस तरह से जो पहला कदम उन्होंने उठाया, शिक्षा में सुधार का उठाया। शिक्षा में सुधार करने के बाद उन्होंने चर्च की तरफ ध्यान दिया। चर्च की तरफ ध्यान देने में उन्होंने क्या किया, चर्च को सबसे पहले तो राजनीति से अलग कर दिया। चर्च का काम धर्म से संबंधित है, आप धर्म का काम कीजिए, राज्य अपना काम करेगा। बहुत सारे मठों को तोड़ दिया गया, बहुत सारे चर्च के अधिकार समाप्त कर दिए गए, राज्य को धर्म से अलग कर दिया गया। ये सारा काम उसने बहुत ही बिंदास तरीके से किया, बहुत ही निडर तरीके से किया। ये एक उसकी बहुत कहा जाए कि हिम्मत के साथ काम करने वाला काम उन्होंने कर दिया। कृषि में सुधार, व्यापार में सुधार, जैसा कि मैंने बताया, खुले व्यापार की नीति अपनाई। आप कहीं भी व्यापार करने जा सकते हैं, आपके यहाँ कोई व्यापार करने आ सकता है। बहुत अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ उन्होंने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। कच्चे माल अपने देश में जो थे उसको निकाल करके कारखाने में उसका तैयार माल उत्पादित किया जाने लगा। क्योंकि इस समय तक हम देखते हैं कि
यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव अभी तक इटली में नहीं दिख रहा था। अतः ये जरूरी था कि इटली में कृषि या उद्योग धंधे को सही सलामत तरीके से खड़ा किया जाए। वाणिज्य व्यापार के लिए व्यापारियों को भरपूर सहायता दी गई, उन्हें जितनी सुविधा होनी चाहिए वो दी गई। उनका जो ऋण देने का था, उनमें जो टैक्स का मामला था, इन सब को बहुत ही सुव्यवस्थित किया। कृषि के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। जैसा कि मैंने बताया, वो कृषि मंत्री थे, उनको बहुत ज्ञान था कि क्या कमी है, क्या होना चाहिए, और इसके तहत उन्होंने कृषि के विकास में भी बहुत बड़ा काम किया। अब यहाँ पे बहुत अधिक उत्पादन भी होने लगा। बहुत सारे दलदली जमीन को उन्होंने कृषि योग्य बनाया, यह भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने बहुत सारे बंजर भूमि को भी कृषि योग्य बनाया, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार आया, बहुत अच्छा उन्नति हुआ। और ये जितना कुछ हुआ, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में, सड़कों की का निर्माण कार्य किया गया, एक से एक सड़क बनाए गए, जल मार्ग के द्वारा व्यापार होने लगा। इससे सर्डिनिया में आर्थिक उन्नति होने लगी, वह धनी संपन्न एक राज्य बन गया। और जैसा कि काबुल का उद्देश्य था कि इसे एक आइडियल राज्य बनाया जाए, वह बनके तैयार होने लगा। अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिसे काम करना था गृह नीति के अंतर्गत, वह था वहां की सैन्य व्यवस्था में सुधार। क्योंकि काबुल को पता था कि युद्ध करना होगा इटली को एक करने के लिए। किससे युद्ध करना होगा? ऑस्ट्रिया से युद्ध करना होगा। तो हमें अपनी सैनिक व्यवस्था को मजबूत भी करना होगा, और इस उद्देश्य से उन्होंने अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। सेना में बहुत सारे सुधार किए, बहुत सैनिकों की भर्ती की गई। बाहर से ट्रेनिंग के लिए, सेना को आधुनिक शिक्षा देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए लोग आने लगे। अस्त्र शस्त्र बाहर से आधुनिक अस्त्र शस्त्र मंगाए जाने लगे। इस तरह से हम देखते हैं कि सेना का जितना भी क्षेत्र होता है, उन सभी क्षेत्रों में काबुल ने आधुनिकीकरण किया। चूंकि उसे ऑस्ट्रिया से युद्ध करना था, उसके लिए वह एक सशक्त सेना तैयार किया। यह उसका एक मुख्य काम था जो उन्होंने किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काबुल का जो सोच था, उसका जो उद्देश्य था, उसे सर्डिनिया के अंदर उसने इस तरह पूरा किया। अब बात आती है विदेश नीति की। गृह नीति तो हो गया, अब विदेश नीति की बात आती है। विदेश नीति उसकी बहुत ही सुपर थी, क्योंकि इटली एक छोटा मोटा अनेक भागों में विभक्त छोटा छोटा राज्य बना हुआ था, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया उस पर शासन कर रहा था, वर्षों से वह शासित था। अगर कोई सपना भी देखता था तो उस सपना का कि मेरा अपना देश हो, उसका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन काबुल ने वर्षों के सपनों को पूरा करने के लिए एक विदेश नीति तैयार की। उसने सोचा कि ऑस्ट्रिया से युद्ध करने के लिए हमें यूरोप के प्रमुख राज्यों से मिलना होगा। इसी समय हम क्या देखते हैं कि 1854 में क्रीमिया का युद्ध शुरू हो गया। ये क्रीमिया का युद्ध क्या था? क्रीमिया का युद्ध था इंग्लैंड और फ्रांस के द्वारा रूस की शक्ति को रोकना। रूस तुर्की पे अपना कब्जा जमाना चाहता था। रूस इस तरफ आना चाहता था और इंग्लैंड और फ्रांस नहीं चाहता था कि तुर्की पे रूस का कब्जा हो या उसका अधिकार हो। अतः वह दोनों मिलकर रूस के खिलाफ क्रीमिया का युद्ध में शामिल हो गया। ऐसे समय में काबुल ने फायदा उठाया और क्या किया, बिना किसी शर्त के वह चला गया सैनिक अपना लेकर के कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपका साथ दूंगा। बहुत अच्छा युद्ध हुआ। 1854 से 1856 तक युद्ध चला। बहुत अधिक सेना लेकर के गया था। इसकी सेना भी बहुत एक्टिव थी, आधुनिक थी, जो अभी तैयार हुई थी। बढ़ चढ़ करके उसने भाग लिया
और रूस की पराजय हुई और पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि में पुनः बहुत सारे यूरोप के देश आए, ऑस्ट्रिया भी गया। ऑस्ट्रिया का कहना था कि ये सार्डिनिया के काबुल को यहाँ क्यों बुला लिए हो इस सम्मेलन में, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड दोनों काबुल से बहुत खुश था कि वाह उसने बहुत अच्छी मदद की है, इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को साफ कहा कि नहीं, ये भी इस संधि या इस सम्मेलन में रहेगा काबुल, और वह सम्मेलन में शामिल हुआ। काबुल ने वहां पर अपनी बात भी रखी कि इटली को जो है मुक्त करना चाहिए, इटली को जो है एक करना होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार काउंट काबूल ने अपनी कूटनीतिज्ञता का परिचय देते हुए अपने आप को तो महान कूटनीतिज्ञ घोषित कर ही दिया कि वाह तो बहुत तेज आदमी है। दूसरी बात, इटली का जो समस्या था वो सबके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गया कि हाँ ये बात तो सही है, काबुल तो सही कह रहा है, ऑस्ट्रिया को तो इस तरह कब्जा करके उसके क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह वो एक बहुत अच्छा इमेज बना लिया। लेकिन इतने से ही काम नहीं चला। इसी समय एक और बात हो गई कि एक महिला थी, इटली की ही महिला थी, किसी अर्सिनी, उसने फ्रांस के जो राजा थे नेपोलियन, उस पर एक बम फेंक दिया उनकी हत्या के उद्देश्य से। ये अलग बात है उनकी हत्या नहीं हुई, वो बच गए, लेकिन फ्रांस इससे गुस्सा गया कि ये तो बहुत गलत किया। किसने? इटली के लोगों ने। काबूल ने फिर से अपना दिमाग लगाया और बोला कि देखिए ये जो बम फेंका गया ये इटली में तो नहीं फेंका गया, ये तो इंग्लैंड में फेंका गया। मानता हूं कि ये इटली की महिला थी, लेकिन इसका सुनिए तो दर्द, क्यों इसने आप पे बम फेंका? इसलिए बम फेंका क्योंकि ये चाहती है कि फ्रांस इसे स्वतंत्र करा दे, इसे मुक्त करा दे ऑस्ट्रिया से, और इसलिए उसने ऐसा किया। तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसका दर्द समझिए और उसे दूर कीजिए। जब उसे गिरफ्तार किया जा रहा था किसी अर्सिनी को, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि हम लोगों को ऑस्ट्रिया से आजाद कर दीजिए, अगर ऐसा कीजिएगा तो हमारे जितने इटालियन करोड़ों लोग हैं यहाँ पे, लाखों जनता है, वह आपको बहुत दुआ देगी, आप बहुत प्रगति कीजिएगा, उन्नति कीजिएगा, आपका देश फ्रांस बहुत आगे बढ़ेगा। तो इस तरह का जो इमोशनल ब्लैकमेल था यह भी हो गया, और फ्रांस के मन में, या नेपोलियन तृतीय जो उस समय राजा था उसके मन में इटली के प्रति थोड़ी सहानुभूति आ गई। अब आगे क्या होता है? आगे प्लम्बियस वार्ता होती है। प्लम्बियस नाम का एक जगह पर, जहां नेपोलियन तृतीय घूमने के लिए आया था, अपना स्वास्थ्य लाभ के लिए आया था। जब काबुल को पता चला कि प्लम्बियस आया हुआ है, वह इटली के नजदीक ही वो क्षेत्र था, वो जगह था, काबुल ने किसी को नहीं बताया और वो छुट्टी लेके चला गया, और घूम फिर करके वो प्लम्बियस आया, और नेपोलियन तृतीय ने भी किसी को नहीं बताया कि उसकी काबुल से मुलाकात हुई है। दोनों मिलकर आपस में एक संधि किए, जो प्लम्बियस वार्ता या प्लम्बियस समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके तहत काबुल और फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने एक संधि की, जिसके अनुसार कहा गया कि पीडमोंट सार्डिनिया के अंदर जो है हम लॉम्बार्डी वेनेसिया को जीत के आपको दे देंगे, प्लस अगर हम आपकी सहायता करेंगे तो आप भी मुझे इटली का नीस और सिवाय प्रांत हमें देंगे, क्योंकि वो फ्रांस से सटा हुआ था, बहुत ही रिच इलाका था। उसने कहा ठीक है ये हो जाएगा, और इस तरह से देखा जाए तो दोनों में समझौता हो गया। लेकिन बात ये थी कि आगे बढ़ के फ्रांस आक्रमण नहीं करता, या अगर सार्डिनिया आगे बढ़कर आक्रमण करता तो भी फ्रांस उसका साथ नहीं देता। साथ कब देता? जब ऑस्ट्रिया आगे बढ़कर आक्रमण करता सार्डिनिया पर या काबुल पे। अब काबुल इस मौके की तलाश में था कि कैसे ऐसा माहौल बनाया जाए कि ऑस्ट्रिया मुझ पर आक्रमण करे। उसने तरह तरह से लोगों को भड़काना शुरू किया, अजीबोगरीब प्रचार प्रसार करने लगा,
जो ऑस्ट्रिया के कान तक पहुंची और उसने जो है एक ये किया, उसे आदेश दिया कि क्या जी तुम लोग क्यों इतना सैनिक प्रदर्शन कर रहे हो, इतना सैनिक को क्यों बढ़ा रहे हो, ये सब बंद करो। ये चुनौती दी कि अगर तुम नहीं बंद करोगे तो हम तुम पर आक्रमण कर देंगे। यही तो चाहता था काबूल, भैया आक्रमण कीजिए आप। और अंततः जो है आक्रमण कर दिया गया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रिया के द्वारा। कहाँ आक्रमण कर दिया गया? सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया गया। और जैसे ही आक्रमण हुआ, नेपोलियन थर्ड की सेना भी वहां आ गई और युद्ध शुरू हो गया। 3 मुख्य पॉइंट पे युद्ध हुआ, जहां पर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हो गया, जिसमें से एक था मोगेंडा का युद्ध जो 4 जून 1859 को हुआ। उसके बाद सेल्फीरिनो का युद्ध 24 जून 59 को हुआ। उसके बाद सैन मार्टिनो का युद्ध हुआ। और इन तीनों जगह जो युद्ध हुआ उसमें ऑस्ट्रिया बुरी तरह हार गया। अब ऑस्ट्रिया जब हार गया, सिंपल सी बात थी कि काबूल खुश था, लेकिन नेपोलियन इसी समय अपना हाथ युद्ध से खींच लिया, क्योंकि वह देखने लगा कि अरे अगर हम इसका साथ देते रहें तब तो पूरे इटली को एक होने में देर नहीं लगेगी और दक्षिण पूर्वी इलाके में हमारा एक मजबूत दुश्मन खड़ा हो जाएगा। तो उसने इस नीति के तहत कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब बहुत युद्ध हुआ, अब युद्ध मत करो, कितने लोग मारे जा रहे हैं, बहुत गलत हो रहा, बहुत धन की बर्बादी हो रही, बहुत लोग मारे जा रहे हैं। और यह कहकर उसने युद्ध से हाथ खींच दिया। ये अलग बात है कि इस बात से काबूल को बहुत गुस्सा आया। उसने अकेले सोचा कि ऑस्ट्रिया से युद्ध करके उसे पूरी तरह से हटा ही दिया जाए, लेकिन सार्डिनिया का जो शासक था विक्टर एमानुएल, उसने कहा कि भाई ठीक है, अभी धैर्य धरो, अभी जो है हम लोगों को लोम्बार्डी तो मिल गया है, तो लोम्बार्डी मिल गया, रहने दो, लोम्बार्डी मिल गया है, इसे रहने दो। और अभी ज्यादा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे युद्ध में, मान लो कि हम लोग रोम पर भी अपना अधिकार कर ले, तो ये फ्रांस ही हम लोग के विरोध में आके खड़ा हो जाएगा। इसीलिए ज्यूरिच की संधि हो गई और उसके अनुसार ऑस्ट्रिया को बुलाया गया। ऑस्ट्रिया भी चाह नहीं रहा था कि लड़ाई हो। विक्टर एमानुएल भी सोच लिया था ठीक है, अब लड़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है, अब बाद में देखा जाएगा। अब इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि लोम्बार्डी जो है वह दे दिया गया ऑस्ट्रिया इसको, सार्डिनिया को, लेकिन वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि नेपोलियन का चचेरा भाई जो 48 साल का था, उसका विवाह विक्टर एमानुएल की 15-16 साल की लड़की के साथ हो गया, जबकि विक्टर नहीं चाहता था, लेकिन देश के लिए उसने इस बात को तैयार कर लिया। अब संधि में यह भी कहा गया कि ये जो इटली का शासन है वह पोप की अध्यक्षता में ही चलेगा। चौथी बात यह कही गई कि मध्य इटली में जो पर्मा, मेडोना और टस्कनी है, यहाँ भी विद्रोह हो रहा था और यहाँ भी विद्रोही जो है यहाँ के शासकों को भगा दिए थे। जो राजकुमार जो वहां शासन कर रहे थे सबों को भगा दिए थे। कहा गया कि नहीं, उसे फिर से लाओ भाई, वो सब जो भगाए गए हैं ड्यूक, उसे फिर लाया जाए। फिर लाया गया। कहने का मतलब है कि जीतते जीतते हार मिल गई। इसके साथ ही हम देखते हैं कि काबूल को जो है बहुत दुख लगा इस बात के लिए, चूंकि विक्टर एमानुएल ने उस संधि को स्वीकार कर लिया था और उसने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया कि मुझे नहीं रहना है। लेकिन जल्दी ही विक्टर एमानुएल ने उसे पुनः बुला लिया और हम देखते हैं कि ये जो युद्ध था यह चलता रहा। इस जो ज्यूरिच की संधि थी इसको विला फ्रैंका की संधि के नाम से भी जानते हैं। विला फ्रैंका की संधि जो वेनेसिया का एक जगह था, तो यह 11 जुलाई 1860 को हुआ था। तो इस तरह से जो है अब हम देखते हैं कि इटली, लोम्बार्डी, सार्डिनिया, पिडमोंट ये एक साथ हो गया था।
अब दक्षिणी इटली का जो भाग था, रोम, वेनेसिया, नेपल्स और सिसिली, इन भागों को भी एक करना था। इसमें मैंने जैसा कि पहले ही बताया आप लोगों की गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली में जाकर के उसने रोम में गणतंत्र की स्थापना कर दी थी। ये अलग बात है कि फ्रांस का जो नेपोलियन था वह पोप के समर्थन में वहां आ गया, गैरिबाल्डी को भागना पड़ा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अब सिसिली, नेपल्स और रोम को इस तरह से एक कर दिया गया था कि ये अब हुआ कि जनमत किया जाए। जैसे मध्य इटली में भी जो पार्मा, टस्कनी और मेडोना थे, वहां के लोगों ने भी विद्रोह किया था, लेकिन फिर भी उन राजाओं को यहाँ बुला लिया गया था। तो कहा गया कि चलिए यहाँ जनमत संग्रह किया जाए कि क्या वो सार्डिनिया के साथ मिलकर रहना चाहते हैं या ऑस्ट्रिया के अंदर रहना चाहते हैं। तो मैक्सिमम वोट जो आया वह यही आया कि वो सार्डिनिया के अंदर रहना चाहते हैं, तो सार्डिनिया में वो चले गए। इसी तरह रोम में भी जो पोप के अंतर्गत जो शासन था, वहां पर भी मैक्सिमम लोगों ने सार्डिनिया के साथ जाने की बात कही। मात्र कुछ लोग, जैसे हजारों लोगों ने कहा कि मुझे सार्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ मिलना है, तो कुछ लोगों ने कहा कि मुझे पोप के साथ रहना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत जल्दी ही सारे जो अन्य दक्षिणी इटली का राज्य था वह भी मिल गया। 5 अगस्त 1860 को सिसिली मिल गया, 19 अगस्त 60 को जो है नेपल्स मिल गया, और 17 मार्च 1861 को पहली बार नई संसद की बैठक हुई और इसमें राष्ट्रपति बनाया गया विक्टर एमानुएल को। यह काबुल का सपना था कि विक्टर एमानुएल के उसकी अध्यक्षता में ही सरकार बने, और उसका यह सपना पूरा हुआ। उसके बाद हम देखते हैं बहुत जल्दी ही मार्च में वह इटली का एकीकरण हुआ, यह संसद की बैठक हुई, और 6 जून 1861 को काबूल की मृत्यु हो गई। बहुत ही कम उम्र का था बेचारा वो, लेकिन वो इतना थक गया था, बहुत मेंटली और फिजिकल थकान उस पर ऐसा हावी हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी तक 2 क्षेत्र जो था वह इटली से नहीं मिला था। वह था वेनेशिया, जिसे ऑस्ट्रिया ने अपने पास रखा था, और दूसरा था रोम, जो पोप के अधीन था। 1866 में वेनेशिया भी इटली में मिल गया। कब? हम देखते हैं जब इटली में एकीकरण हो रहा था, उसी समय जर्मनी में भी एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, और जर्मनी को भी ऑस्ट्रिया से युद्ध करना पड़ रहा था। इस युद्ध में भी सार्डिनिया ने साथ दिया था बिस्मार्क का, और एक सेडोवा का युद्ध जो हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया की बुरी तरह से हार हुई। इस हार में जब हार के बाद संधि हुई, तब उसमें बिस्मार्क ने कहा कि ये वेनेशिया का प्रांत जो इटली का है, इटली को दे दो, और उस समय इटली के पास वह वेनेशिया चला गया। यह 1866 में सेडोवा के संधि के बाद वेनेशिया जो है इटली को मिल गया। 20 सितंबर 1870 को रोम में भी गणतंत्र की स्थापना हुई। जैसा कि मैंने बताया कि रोम में भी वहां की जनता भी जो है वह सार्डिनिया के साथ जाना चाहिए, और इस तरह जो है काबूल ने, ये अलग बात है कि इतने समय तक काबूल जिंदा नहीं था, लेकिन फिर भी काबूल ने बहुत हद तक अपना काम कर दिया था, जिससे आगे का रास्ता प्रशस्त हो गया था, और इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ, जो आधुनिक यूरोप के इतिहास में, आधुनिक विश्व के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। तो इसके साथ ही मैं यह वीडियो समाप्त करती